नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज में हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। संविधान के अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा ये मामला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का किया निरीक्षण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्तमान हालात में सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़, त्राल में मारा गया एक आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पहलगाम हमले के दिए सबूत। टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी का खुलासा। पाकिस्तान की मिलीभगत की भी दी गई जानकारी। और वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सरकार ने दाखिल किया अपना जवाब। बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने और कलेक्टर को अधिकार देने पर सबसे अधिक आपत्ति। क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय कर सकता है? बड़ा सवाल आज उठ गया है। यह सवाल एक बार फिर हम सबके सामने खड़ा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। ये मामला तब खड़ा हुआ जब तमिलनाडु विधानसभा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस यानी कि जिन 14 बिंदुओं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है, ये आखिरकार 14 बिंदु क्या है। सबसे पहला बिंदु जो राष्ट्रपति ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया है वो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल को कोई विधेयक भेजा जाता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प है। इसके साथ राष्ट्रपति पूछ रही है कि क्या राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। इसके साथ राष्ट्रपति पूछ रही हैं कि क्या संविधान का अनुच्छेद 361 संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ राष्ट्रपति कह रही हैं कि क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से अनुच्छेद 200 के तहत भेजे गए सभी मामलों में राज्यपाल द्वारा निर्णय के लिए समय सीमा तय की जा सकती है। क्या भारत के संविधान के और आइए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। माता की, भारत माता की। गुड। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज जी सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब अमर अब्दुल्ला साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, GOC-C नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, GOC-15 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सारे ऑफिसर्स और मेरे बहादुर जवानों, सबसे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरे दोस्तों, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में ना होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है
कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है, और वो जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा और साफ तौर पर कहना चाहूँगा। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। मैं आपके साहस और पराक्रम को तो जानता ही हूं, साथ ही साथ पहलगाम जैसी घटना के प्रति आपके गुस्से को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। साथियों, मुझे पता है कि पहलगाम के बाद आपके अंदर गुस्सा था, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। मुझे पता है कैसा महसूस होता है जब धमनियों में बह रहा रक्त बेकाबू होने लगे, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को कर्ज फंड देते हैं ताकि IMF
गरीब देशों को कर्ज दे सके, ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है, और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जागता यह उदाहरण है। साथियों, भारत के बारे में पूरी दुनिया यह बात जानती है कि हमने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। हम आमतौर पर युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे, लेकिन स्थितियां जब इतनी विकट हो जाएं, जब देश की संप्रभुता पर आक्रमण होने लगे, तो जवाब देना यह आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त औषधि, कड़वी औषधि। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान्न से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए वह मिठाई से दूर नहीं होती है, उसके लिए कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई थी। साथियों, पूरे देश में हमारी सेनाओं को और हमारे सैनिकों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी सेनाओं को सम्मान के साथ साथ आधुनिक हथियार और साजो सामान भी दे जिसकी उसे जरूरत है। मुझे गर्व है कि आज प्रधानमंत्री नेतृत्व में सरकार हमारी सेनाओं के लिए यह सब सारा काम कर रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और मैं यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मेरी चर्चा होती रही है और बार बार मैं यह पूछता हूँ कि जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास बेहतरीन गुणवत्ता वाले साजो सामान अपनी सेनाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधुनिक राइफल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड और ड्रोन्स जैसी नई पीढ़ी के कई इक्विपमेंट को तेजी से भारत में ही बनाया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में हमने जो काम किया है वो आप सब देख रहे होंगे। आज एलएसी और एलओसी पर भी कनेक्टिविटी है, वैसी पहले शायद कभी नहीं थी। हमने हर स्तर पर यह दिखाया है कि हमारी सरकार केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप के साथ अपने सेना के जवानों के साथ खड़ी है। साथियों, अंत में एक बार फिर आप सभी को आपके शौर्य और पराक्रम के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए और आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए जय हिंद, जय हिंद। यहाँ का घोष वाक्य क्या है? इस भारत माता की जय है। क्या बात है? भारत माता की, भारत माता की। और अच्छे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां श्रीनगर में जवानों को संबोधित कर रहे थे, जहां रक्षा मंत्री ने शौर्य और साहस को सलाम दिया, साथ ही साथ जवानों का
को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है ये हमारी सैन्य शक्ति का ही आउटकम था। उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री से पहले एक भारतीय नागरिक हूं और भारतीय नागरिक के तौर पर आज अब सबके सामने आया हूं और आपके शौर्य और पराक्रम को सलाम कर रहा हूं, उसकी सराहना कर रहा हूं। उन्होंने कहा साथ ही साथ मैं एक डाकिया के तौर पर भी आया हूं और ये लेकर आया हूं डाकिया के तौर पर कि पूरे भारतवासी आज एक ही स्वर में कह रहे हैं कि हमारी सैन्य शक्ति मजबूत है और जिस तरीके से उन्होंने भारत के नापाक इरादों को विफल किया है ये हमारी सैन्य शक्ति के बलबूते पर ही हो पाया। कड़ा संदेश पाकिस्तान को यहां से देते हुए रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपने हमारे माथे पर वार किया था, हमने आपके सीने पर जाकर वार किया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि आपने हमसे धर्म पूछा था और उसके बाद हम पर वार किया था, हमने आपका कर्म देखकर आप पर वार किया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित किया, वो ये कहा और देश और दुनिया के इस पर ध्यान केंद्रित किया कि आप पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम वाला देश कहते हैं और उससे घबराते हैं। IAEA को उन्होंने निर्देश देने के लिए कहा कि आप ऐसे देश पर कड़ी निगरानी रखिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। जब लाश मनुज पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंततम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब ऋण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़ी एक खबर है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही थी। नए वक्फ कानून पर अब अगली सुनवाई 20 मई तक के लिए टल गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है और तब तक वक्फ की कोई प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की अब सुनवाई 20 तारीख को होगी। इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुनवाई 20 मई को होगी और सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि बनी रहेगी यथास्थिति। और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में शीर्ष अदालत तक द्वारा पहुंचाए गए 3 मुद्दों पर विस्तृत जवाब दे दिया है।
तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून अधिनियम 2025 की सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी, 20 मई यानी मंगलवार के दिन। और केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो इस समय हमारे संवाददाता विकास सारथी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे कि बनी रहेगी यथास्थिति, यानी कि जो स्थिति पहले से बनी हुई थी वही स्थिति बनी रहेगी। अब 20 मई को सुनवाई टल गई थी, लेकिन आज जो याचिकाएं थी इस अधिनियम के खिलाफ, उसकी दलीलों को सुनना जाना था। तो जब ये सुनवाई चली तो क्या क्या दलीलें सामने आई और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया। भावना, देखिए, आज की सुनवाई में बहुत ज्यादा मेरिट पर बात नहीं हुई, क्योंकि अभी पूरी प्रक्रिया ही चल रही है। यानी पहले कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि अपने अपने जवाब अपने नोडल वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को दें, तो आपको याद होगा कि इसमें केंद्र सरकार अपना जवाब दे चुकी है। उसको लेकर के एक ब्रीफ भी तैयार किया है। कोर्ट को याचिकाएं हैं, बहुत सारी भी थी। तो इसमें आज एक बात ये भी उठी जहां पर ये कहा गया कि उन याचिकाओं का क्या होगा जो बाद में आती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं। इससे पहले अगर आप याद करें तो तत्कालीन सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि मुख्यतः 6-7 जो पिटीशन है उन्हीं पर सुनवाई करेंगे, और जिनको भी कोई अपनी बात रखनी है वो इन्हीं याचिकाओं में अपने एक आईए फाइल करें, यानी खुद अपनी जो भी उनकी मांग है वो इसी को एग्जिस्टिंग याचिकाओं में ही एक आईए के जरिए दाखिल करें। तो मूलतः यही आज भी सुनवाई का सार रहा कि दोनों पक्ष जवाब दे चुके हैं। अपने अपने जवाब की प्रतियां दोनों पक्षों ने, यानी केंद्र की जो भी रिप्लाई है उसका नोट याचिकाकर्ताओं को दे दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें हैं उनका नोट सुप्रीम कोर्ट को माफ कीजिएगा, केंद्र को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद 20 मई के बाद हम देखें शायद मेरिट पर कुछ सुनवाई शुरू हो, लेकिन फिलहाल अभी जो है प्रक्रिया से जुड़ी हुई कार्रवाई हम देख रहे हैं पिछली कई सुनवाइयों। जी, 20 मई तक टल गई है सुनवाई। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ी हुई 20 मई को होगी। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते, नक्सल मुक्त भारत अभियान में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करे गुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम से डीडी न्यूज के संवाददाता सुमेश पटेल की खास बातचीत आपको सुनाकर इस पर छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बस्तर में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बिल्कुल, अभी आपने प्रेस के दौरान ब्रीफिंग के दौरान देखा है, यहाँ का बहुत दुष्कर क्षेत्र था, पहाड़ी जिसको करे गोटालू, जो सीमावर्ती क्षेत्र में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में था, उसमें बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है और उसमें बहुत सारा उनका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको हम लोग ध्वस्त करने में कामयाब हुए। सर, अब तक का एक सबसे बड़ा इंटर नक्सली ऑपरेशन माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जितना दुर्गम क्षेत्र था जहाँ हमारे सुरक्षा बल कभी गए नहीं थे, और इतनी आईडीज़ और इतना दुर्गम क्षेत्र, एडवर्स क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी और कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ना होने के बावजूद भी जितनी सफलतापूर्वक उस पूरे बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी को स्कैन किया गया है, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ऑपरेशन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर इनकाउंटर भी कर रहे हैं। उस संकल्प के प्रति हम सब प्रतिबद्ध हैं और जितना प्रयास हमसे हो सकता है, जितना हमारे, और हम लोग इस बारे में आश्वस्त भी हैं कि इस संकल्प को हम लोग पूरा करने में पूरी तरह सफल होंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम, जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बीजापुर, छत्तीसगढ़।